तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग आज बात करने वाले हैं मार्शलिंग, क्रमबंधन। और क्रमबंधन दो जगह दिया गया है, एक तो आपका बंधक में दिया है और दूसरा मार्शलिंग आपका सेक्शन 56 सेल में भी दिया है। और मार्शलिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हिंदी में क्रमबंधन ये कहेंगे, अंग्रेजी मार्शलिंग ये कहेंगे। ये जेस हमने तो जितनी बार दिया, मार्शलिंग पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और मार्शलिंग कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर उसे समझा ना जाए तो वो बड़ा कठिन सा लगने लगता है। इसलिए समझना ये जरूरी है। समझ लेंगे एक बार तो बात खत्म हो जाएगी। और मार्शलिंग जैसा कॉन्सेप्ट आता क्यों है? सेक्शन 48 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की है, उसकी वजह से मार्शलिंग जैसा कॉन्सेप्ट ये लाना पड़ता है। क्योंकि सेक्शन 48 कहती क्या है? वो ये कहती है कि अगर संपत्ति के अंतरण के माध्यम से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये किया गया है, और किसी भी, आप ये जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रकार ये कई हैं, और हर प्रकार की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सभी प्रकार के अधिकार जो अंतरक यानी ट्रांसफेरर के हैं वे ट्रांसफेरी में चले जाएं, ऐसा होता नहीं भाई। केवल विक्रय, केवल दान, दो प्रकार के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर हैं जिनमें सभी प्रकार के अधिकार और सभी प्रकार के हित ये ट्रांसफेरी में चले जाएंगे। अदरवाइज तो आप पट्टा कर रहे हो तो ट्रांसफेरर के पास, ठीक है, बाकी हित, बाकी अधिकार ये तो बच ही जाते हैं। केवल कब्जा और उपभोग ये ट्रांसफेरी में जाता है। आपने बंधक किया तब तो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका केवल एक इंटरेस्ट ये जाएगा ट्रांसफर में। और सेक्शन 48 जनरल प्रिंसिपल इसका भाग है। संपत्ति के अंतरण के संबंध में जो सामान्य सिद्धांत, जो जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में, जो कहां दिए गए? सेक्शन 53A तक दिए हैं। वहां सेक्शन 48 ये आता है। तो जनरल प्रिंसिपल के नाते सेक्शन 48 सभी प्रकार के ट्रांसफर इन पर एप्लीकेबल ये हो जाएगा। और सेक्शन 48 कहे क्या रहा है? सेक्शन 48 कहता है कि अगर कोई संपत्ति का अंतरण किया गया है जो समय में पहले है, उसके बाद उसी संपत्ति का कोई और अंतरण ये भी कर दिया, अंतरण यानी ट्रांसफर। सेक्शन 48 के मुताबिक एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ मीनिंग देयर बाय एक प्रॉपर्टी का एक फॉर्म में, एक प्रारूप में ट्रांसफर हुआ। पट्टे के प्रारूप में ट्रांसफर हो गया, लेकिन बंधक के प्रारूप में अभी फिर हो सकता है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का ये ट्रांसफर किया गया है, एक फॉर्म में किया गया, और उसी प्रॉपर्टी का सब्सिक्वेंट ट्रांसफर फिर कर दिया गया, तो सेक्शन 48 कहता है कि अगर सारे ट्रांसफर से उत्पन्न जो अधिकार हैं, जितने ट्रांसफर किए गए प्रॉपर्टी के, उनसे उत्पन्न जो अधिकार हैं, वे सारे अधिकार एक साथ लागू नहीं किए जा सकते, तो वे समय के मुताबिक क्रमशः लागू किए जाएंगे। जैसे पहले प्रॉपर्टी का आपने बंधक कर दिया, फिर उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो जो पहला ट्रांसफर हुआ वो बंधक की यानी मॉर्गेज की फॉर्म में है, और जो सेकंड ट्रांसफर है वो सेल की फॉर्म में है। तो जो बंधक की फॉर्म में ट्रांसफर आपने किया, उसका जो बंधकदार है, उसका जो मॉर्गेजर है, उसके पक्ष में जो ट्रांसफर है, वो तो बंधक धन की सुरक्षा इसके लिए है, और उसे बंधक धन ये तो पूर्व का जो मालिक है उसने लिया था। आपने अपनी एक प्रॉपर्टी को पहले मॉर्गेज कर दिया। मॉर्गेज कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यवहार में आप कौन बोले जाएंगे? मॉर्गेजर। आप बोले जाएंगे बंधकी, बंधककर्ता, ठीक है। बंधकी तो आपको नहीं कहेंगे, बंधककर्ता आपको कहा जाएगा। और जो दूसरा पक्षकार होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बंधकदार या बंधकी।
अब आपने अपनी प्रॉपर्टी का एक ट्रांसफर बंधक के रूप में ये उसके पक्ष में कर दिया, और चूंकि बंधक के रूप में आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया तो आपने उससे बंधक धन लिया ही होगा, क्योंकि बंधक धन के लिए तो आपने बंधक किया होगा। अब बंधक धन आपने लिया, इसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी का एक और ट्रांसफर करते हैं, और वो सेल की फॉर्म में है। आपने प्रॉपर्टी दूसरे को सेल कर दी। अब इस प्रॉपर्टी का जो पूर्व में बंधक आपने किया था, जिसमें आपने बंधक धन लिया, तो उस बंधक धन के अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी को बिकवा लेने का हक ये बंधकदार को मिल चुका है। इसी प्रॉपर्टी को वो, अगर आप बंधक धन की अदायगी नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को बिकवा करके अपनी बंधक धन की वसूली ये कर सकता है। ये एक हक बंधकदार में पहले ही जा चुका है, और उसके बाद आपने अपनी इस प्रॉपर्टी को उठा करके दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। अब प्रॉपर्टी अगर बिकती है तो नुकसान किसे होगा, किसी और को होगा। नुकसान जिसको होगा वो आप नहीं हो, क्योंकि आप तो पहले ही बंधक धन ले चुके हो, और आप पहले ही उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंसीडरेशन सेल में ये भी ले चुके हो। बंधक धन आपको वापस करना चाहिए, और इसी प्रॉपर्टी का सेल करके आप कंसीडरेशन ये भी ले चुके हैं। तो आपके पास तो अब प्रॉपर्टी है ही नहीं। प्रॉपर्टी बिके या कुछ, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब अगर आपने बंधक धन की अदायगी नहीं की, तो चूंकि ये प्रॉपर्टी बंधक थी किसके पास, बंधकदार के पास, तो बंधकदार तो इसी प्रॉपर्टी को बेचेगा, और इसी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना धन प्राप्त करेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो अब किसी और के पास जा चुकी है। अब अगर ये व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि भाई हमने तो आपसे कोई बंधक धन लिया नहीं, प्रॉपर्टी अंततः मेरे पास है, जिसने बंधक धन लिया था उसका प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को बिकवा नहीं सकते। अगर ये व्यक्ति कहना शुरू कर दे और सेक्शन 48 ना हो, अब आप ऐसे कल्पना करें सेक्शन 48 नहीं है, अब सारा मसला काहे पर आ जाएगा, न्यायालय के रुख पर। अब सारा मसला न्यायालय के रुख पर होगा। कायदा यही कहता है कि चूंकि इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को जिस समय खरीदा उस समय इस प्रॉपर्टी पर बंधक मौजूद था, तो कायदे के मुताबिक यही होना चाहिए कि भाई इस बंधकदार को इस प्रॉपर्टी को विक्रय कराकर अपना बंधक धन वसूलने की अनुमति ये होनी चाहिए। कायदा यही कहता है, क्योंकि आपने जिस समय खरीदी प्रॉपर्टी उस समय उस पर बंधक मौजूद था, और अगर आपकी और इस व्यक्ति की जो बंधकदार है इसमें हम तुलना करें तो एक सहृदय व्यक्ति, एक अच्छी सोच का व्यक्ति निश्चित रूप से ये कहेगा कि भाई तुमने जब प्रॉपर्टी खरीदी उस समय वो बंधक के अधीन थी, तो प्रॉपर्टी जिस ऑब्लिगेशन उसके आगे आपने खरीदी उस ऑब्लिगेशन का प्रवर्तन संपत्ति के विरुद्ध ये किया ही जाएगा। लेकिन चूंकि सेक्शन 48 नहीं है तो सारा मसला न्यायालय के रुख पर होगा, और अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो कोर्ट का होगा उसे ये बात समझ में ना आए तो वो निर्णय ये भी दे सकता है कि चूंकि इस समय प्रॉपर्टी का मालिक वो व्यक्ति नहीं है जिसने बंधक धन लिया था, इसलिए आप अपने बंधक धन की अदायगी इस प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते, आप व्यक्तिगत रूप से उसी व्यक्ति पर मुकदमा लाइए जिसने आपसे बंधक धन लिया था और उससे अपने बंधक धन की वसूली कर लीजिए। अब हो सकता है वो तब तक दिवालिया हो गया हो, भाई हो सकता है तब तक वो दिवालिया हो चुका हो, तो इस बंधकदार के बंधक धन की वसूली असंभव हो जाएगी। और होने को यह भी हो सकता है कि कोर्ट का प्रिजाइडिंग अफसर ठीक डिसाइड करे कि भाई जब आपने
प्रॉपर्टी खरीदी तब वो बंधक के अधीन थी, और आपने बाद में खरीदी, बंधक के अधीन पहले थी। तो आपने प्रॉपर्टी जिस लायबिलिटी के अधीन ली है, प्रॉपर्टी उसी लायबिलिटी के अधीन आपको मिलेगी। तो पहले बंधक धन ये वसूला जाएगा, और अगर उसे बेचने के बाद कुछ बचता है तो वो आप लेंगे, और कुछ नहीं बचता तो फिर बात ही खत्म हो गई। क्योंकि बंधक के संव्यवहार का उद्देश्य, बंधक के ट्रांजैक्शन का, मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन का उद्देश्य यही था कि इनके द्वारा जो धन बंधक के रूप में, बंधक धन के रूप में दिया जा रहा, उसकी सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी, एक प्रतिभूति ये निर्मित की जा सके, उसका तो उद्देश्य यही था। इसलिए होना ही यही चाहिए था। न्यायालय का रुख ये भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ न्यायालय के रुख पर आ जाएगा, और न्यायालय में जो बैठेगा प्रिजाइडिंग अफसर वो भी आदमी होगा, मानवीय कमजोरियां उसमें होंगी। वो हो सकता किसी से प्रेम करता हो सकता किसी से द्वेष करता हो, ठीक है, लव एंड अफेक्शन ये भी उसे होंगे ही होंगे। तो सब कुछ उसकी सोच पर आधारित हो जाएगा। ये कानून और व्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए लेजिस्लेचर ने क्या किया, सेक्शन 48 जैसा सेक्शन इनेक्ट कर दिया, और जब कानून आ गया तो न्यायालय कानून के मुताबिक फंक्शन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो क्या है, वो कोर्ट ऑफ द लॉ है। वो जज साहब की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वहां जज साहब को कोर्ट ऑफ द लॉ में कानून के मुताबिक यही डिसाइड करना पड़ेगा, और चूंकि वो कोर्ट ऑफ द लॉ है इसलिए कानून लागू होगा, और कानून के रूप में सेक्शन 48 ये रख दिया गया, और सेक्शन 48 के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई कि क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन किया गया तो वो ट्रांजैक्शन जो समय में पूर्व है उसे पहले लागू करेंगे, और उसे लागू करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफेरी उसे मिलेगा, यदि प्रॉपर्टी का कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ये भी हुआ है। ये सेक्शन 48 कहता है, और यही सेक्शन वजह है जो मार्शलिंग जैसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है। अगर मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट ना हो तो फिर अन्याय ये पैदा होगा। मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है, मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली न्याय करने की कोशिश ये करता है। ये इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल है, और इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना हो सकती है, अगर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना कर सकते हैं, तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसे दूसरे को नुकसान पहुंचाकर क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी जो भी नीड है उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं इस ढंग से कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो, तो फिर आप उस अपनी नीड को इस ढंग से सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है? यही बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट खड़ा हुआ है। मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे दो व्यक्ति आएंगे, दो व्यक्ति, और दोनों लेनदार होंगे, दोनों लेनदार होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के पास दो स्रोत, दो सोर्स ये उपलब्ध होंगे कि वो अपनी जो लेनदारी है उसे चुकता कर ले। इसके लिए उसके पास क्या होंगे, दो सोर्स होंगे, और एक व्यक्ति होगा उसके पास अपनी लेनदारी को चुकता करने के लिए सिर्फ एक सोर्स होगा। आप भी लेनदार हैं और ये भी लेनदार है, मिस्टर ए भी लेनदार, मिस्टर बी भी लेनदार, लेकिन मिस्टर ए को अपनी लेनदारी ये चुकाने के लिए दो स्रोत उपलब्ध हैं, और मिस्टर बी को अपनी लेनदारी वसूलने के लिए सिर्फ एक स्रोत उपलब्ध है। मिस्टर ए, ठीक है, डी और ई दोनों से अपनी लेनदारी को वसूल सकते हैं। मिस्टर ए की स्थिति ऐसी है, मिस्टर ए की सिचुएशन, मिस्टर ए की पोजीशन ये है कि मिस्टर ए की जो लेनदारी है
उसकी वसूली वो डी से भी कर सकते हैं, उसकी वसूली वो ई से भी कर सकते हैं। लेकिन बी के पास जो स्थिति है, बी की जो सिचुएशन है, वो अपनी लेनदारी की वसूली सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकता है? डी से कर सकता है। ए को फैसिलिटी है कि अपनी लेनदारी की वसूली चाहे डी से कर ले और चाहे ई से कर ले, जबकि बी के पास मजबूरी है कि वो अपनी लेनदारी की वसूली सिर्फ डी से कर सकता है। तो एक न्यायप्रिय आदमी यही कहेगा कि ए को अपनी संपत्ति की वसूली ई से करनी चाहिए प्रथमतः, ठीक है, एट द वेरी फर्स्ट ए को अपनी वसूली ई से करनी चाहिए, और अगर ई से ए की वसूली न हो पाए तो उसे डी की ओर ध्यान देना चाहिए। ये ठीक है कि ए के पास दो सोर्स उपलब्ध हैं और बी के पास एक ही सोर्स है, तो भाई आपको अपनी लेनदारी वसूलनी है या बी को नुकसान पहुंचाना है? प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? आपका प्रमुख उद्देश्य अपनी लेनदारी वसूलना है ना। तो अगर लेनदारी वसूलना आपका उद्देश्य है तो आप इस ढंग से वसूले ना कि बी के हक और हकूक को कोई नुकसान ये ना हो, ऐसे वसूल लें, क्या दिक्कत है? कोई समस्या इसमें तो है ही नहीं। आप ये जिद क्यों कर रहे हैं कि हम इस ढंग से वसूलेंगे कि हमारी लेनदारी भी वसूले और बी को नुकसान भी हो? ये तो कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। यही वो प्रिंसिपल है, यही वो आधार है जिस पर मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट खड़ा हुआ है, जिस पर क्रमबंधन का कॉन्सेप्ट खड़ा है कि अगर एक व्यक्ति के पास दो सोर्स उपलब्ध हैं अपनी लेनदारी को वसूल करने के, और एक व्यक्ति के पास एक ही सोर्स उपलब्ध है अपनी लेनदारी को वसूलने का, तो जिसे दो उपलब्ध है, जिसके पास विकल्प है, उसे अपने विकल्पों का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि जिसके पास कम विकल्प हैं उसके पास अपनी आवश्यकताओं को, अपनी लेनदारी को वसूल करने के लिए विकल्प उपलब्ध रहें, वे अनुपलब्ध हो जाएं, ऐसी, ठीक है, कोशिश या ऐसे प्रयास उसे नहीं करने चाहिए। अगर ए इस बात पर अड़ जाएगा कि हम तो डी से ही अपनी वसूली करेंगे, अब डी उससे उसने वसूली कर ली, अब डी के पास बी को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और बी के पास ई तो है नहीं, बी के पास तो केवल डी है। जब बी के पास केवल डी है और ए के पास डी और ई दोनों हैं, तो ए अगर डी से ही सब कुछ वसूल लेगा तो हो सकता बी के लिए कुछ ना बचे, और बी के लिए कुछ ना बचा तो बी असंतुष्ट रह जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बी के पास ई है ही नहीं, और डी और ई संयुक्त रूप से ए को उपलब्ध है, वे ज्वाइंटली ए को उपलब्ध है, तो ए की स्थिति बी के मुकाबले बेहतर है, और जो बेहतर है और आप अपनी लेनदारी को वसूलना ये चाहते हैं, तो फिर आखिर आप अपने विकल्पों का समायोजन ये इस प्रकार करें ना कि एक ए यानी आपको भी नुकसान ना हो और दूसरे को भी नुकसान ना हो। यही स्थिति न्याय, साम्य और शुद्धताकरण के अनुकूल दिखाई देती है। तो न्याय, साम्य और शुद्धताकरण की ये इसी सिद्धांत को मार्शलिंग में लिखा गया है कि क्या कहा उन्होंने। और जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको बेयर जरूर सामने रखना चाहिए। अगर आप बेयर एक्ट सामने नहीं रखेंगे, बेयर लैंग्वेज आपके सामने नहीं होगी, तो फिर कॉन्सेप्ट को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेयर लैंग्वेज उसमें इनेक्ट है, उसमें अधिनियमित है। इसलिए अगर आप किसी भी लेक्चर को सुन रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेयर एक्ट ये तो आपकी नजर के सामने होना चाहिए, तभी चीजों को
ठीक से समझा जा सकता है। अगर आप बेयर एक्ट की उपयोगिता इसी को नहीं देख पाए, और बेयर पढ़ना ये भी अपने में आर्ट है। बेयर उस ढंग से नहीं पढ़ा जाता जिस ढंग से सामान्य टेस्ट पढ़ा जाता है। जब आप लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कामा लगते ही अर्थ बदल जाएंगे, ठीक है, और या ये कंजंक्शन पूरे सेंटेंस के अर्थ बदल देंगे। इसलिए बेयर पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ना, ठीक से पढ़ना, जहां पर कामा है वहां पर विराम लेना, उससे लाइनों के अर्थ ये स्पष्ट होते हैं। इसलिए बेयर के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ये होनी चाहिए। जब मार्शलिंग इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं तो मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट में वो क्या कहता है, अभी हम पार्श्विक क्रेता सब्सिक्वेंट जो परचेजर है उसके, ठीक है, संबंध में जो क्रम बंधन का सिद्धांत, जो मार्शलिंग का प्रिंसिपल लागू होता है, उसका जिक्र करना है कि जो पार्श्विक क्रेता है, क्रम बंधन यानी मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट ये आपको हक देता है। वो हक क्या है, यही अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मार्शलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये न्याय, साम्य और शुद्धताकरण के आधार पर है। और ये मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि सेक्शन 56 के मुताबिक जो प्रॉपर्टी का सब्सिक्वेंट परचेजर है, जिसके पक्ष में प्रॉपर्टी बाद में अंतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है और सेल की फॉर्म में ट्रांसफर की गई है, वो उस सेल में जो परचेजर है वो एक विशेष हक हासिल करता है। किससे? धारा 56 के माध्यम से। उसी को मार्शलिंग द्वारा दिया गया हक ये कहा जाता है। इसीलिए सेक्शन 56 को हम क्या करें, पार्श्विक क्रेता इसका क्रम बंधन का अधिकार कहता है। सेक्शन 56 का जो टाइटल है आप देखें हैं तो सेक्शन 56 का टाइटल क्या कह रहा है आपका, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। जो हिंदी में मार्जिनल नोट बता रहा है वो क्या कहता है, पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। और जो अंग्रेजी में मार्जिनल नोट है वो क्या कह रहा है, ठीक है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, और द्वारा शब्द का उपयोग हो रहा है। इससे ये प्रतिध्वनित है, इससे ये रिफ्लेक्शन आ रहा है कि कोई हक ये परचेजर को मिला है जिसका प्रयोग करके वह अपने विरुद्ध हो जाने वाली स्थितियों को कंट्रोल ये कर सकता है। जो मार्जिनल नोट है वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहता है कि मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इजी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस पर्सपेक्टिव में आप समझना शुरू करेंगे तब ये इजी हो जाता है। और अन्यथा टीपीए की ड्राफ्टिंग, टीपीए का प्रारूपण जिस तरह हुआ है उस तरह वो पढ़ने से बड़ी कठिन लगती है। लेकिन अगर आप समझकर बात करेंगे तो बड़ी आसान है, क्योंकि टीपीए की ड्राफ्टिंग हमने आपसे पहले भी चर्चा की है। उसमें एक विशेष टेक्निक इसका उपयोग हुआ है, और टेक्निक क्या है कि हर सेक्शन को उन्होंने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। सेक्शन की शुरुआत है जिसे सेक्शन का पूर्वार्ध भाग ये कहना, फिर सेक्शन, ठीक है, अपनी अंतिम भाग में पहुंच रहा है जिसे सेक्शन का उत्तरार्ध ये कह लें, ठीक है, सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ दी सेक्शन ये कह लें। जो सेक्शन की शुरुआत है उसमें वो सिचुएशंस बताते हैं कि जो प्रिंसिपल हम यहां लेट डाउन करने वाले हैं ला का, वो किन सिचुएशंस, किन परिस्थितियों में लागू होगा। और जो सेक्शन का सब्सिक्वेंट लेटर उसका जो पार्ट है उसमें यह दिया होता है कि कानून का प्रिंसिपल क्या है। आपने टीपीए का कोई सेक्शन पढ़ लें, इसी ढंग से इसी टेक्निक का प्रयोग आप टीपीए की ड्राफ्टिंग में देखेंगे। वही मार्शलिंग में कर रहा है वो। पहले आसान तरीके से समझ लेते हैं बात को, फिर इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। कहता कि क्या है, एक व्यक्ति है जिसके पास एक से अधिक प्रॉपर्टीज हैं,
इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी 2 या अधिक संपत्तियां पहले बंधक रख दी, यानी सेक्शन 48 के मुताबिक अब देखें समय में पहले बंधक रख दी गई। और फिर जो बंधक ऑलरेडी बंधक है प्रॉपर्टीज एक बंधकदार के पास, इसकी विशेषता यही है कि एक व्यक्ति होना चाहिए, उसकी एक से अधिक प्रॉपर्टीज हो, और वही व्यक्ति क्या करे कि अपनी जो एक से अधिक प्रॉपर्टीज उसने बंधक की हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से किसी एक को बेच दे, किसी एक को बेच दे या एक से अधिक को बेच दे। तो अब 2 लोग हो गए, अब इस व्यक्ति ने 2 लोगों के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया। एक वो व्यक्ति जिसके पक्ष में जो ट्रांसफर हुआ है वो मोर्टगेज की फॉर्म में है, ठीक है। एक के पक्ष में इसने क्या किया, मोर्टगेज किया है, और मोर्टगेज करके इसने क्या किया, अपनी एक से अधिक प्रॉपर्टी उसके पास अपने द्वारा लिए गए बंधक धन की सिक्योरिटी के तौर पर, प्रतिभूति के तौर पर बंधक कर दी, मोर्टगेज कर दी। और उसके बाद इसने क्या किया, उन्हीं प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी मोर्टगेज थे, और आप जानते हैं, अभी नहीं भी जानते होंगे तो सेक्शन 58 जब हम लोग पढ़ेंगे तो जान लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो जानते ही हैं कि सेक्शन 58 में जो बंधक परिभाषित है, उस बंधक के रूप में अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कोई करेगा तो उस प्रॉपर्टी जिसको वो मोर्टगेज करेगा उसमें का केवल एक हित ये ट्रांसफेरी को जाएगा, और बंधक के ट्रांजैक्शन में ट्रांसफेरी को आप क्या कहते हैं, बंधकदार, ये नाम उसका होता है। उसके पक्ष में क्या जाएगा, सिर्फ एक हित, और वो हित कौन सा होगा कि अगर ये बंधक धन की अदायगी व्यक्तिगत रूप से न करे तो जो अंतरति यानी ट्रांसफेरी है, जिसे हम यहां बंधकदार कह रहे हैं, ये बंधकदार इस प्रॉपर्टी का विक्रय कराकर न्यायालय की प्रक्रिया से, बाय द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये विक्रय कराकर अपने बंधक धन की वसूली कर सकता है। ये हक, ये हित बंधकदार को ट्रांसफर हुआ है मोर्टगेज के, और बाकी सारे हित संपत्ति के अभी भी बंधक के संव्यवहार का जो अंतरण करता है, जो ट्रांसफेरर है, जिसे कानून की दुनिया में बंधक कर्ता कहा जाता है, इसी में बचे रहते हैं। बाकी सारे हक और हकूक इसी में बचे, और क्योंकि ये बाकी सारे हक और हकूक इसी में बचे हुए तो ये किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसने विक्रय सेल की फॉर्म में वो सारे हक और हकूक किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया। अब स्थिति ये बन गई है कि इसके पास एक या अधिक संपत्तियां थी, इसने अपनी एक या अधिक संपत्ति को एक व्यक्ति के पास बंधक रख दिया पहले, और फिर जो प्रॉपर्टी इसने मॉर्टगेज की उन्हीं में से एक या अधिक प्रॉपर्टी को किसी के पक्ष में विक्रय कर दिया। ये इसने किया है। अब वो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी इसने मॉर्टगेज की थी वो एक के पास बंधक के रूप में पहुंच गए, एक के पास विक्रय के परिणाम स्वरूप, सेल के परिणाम स्वरूप क्रेता के तौर पर पहुंच गए। तो विक्रय के परिणाम स्वरूप ये प्रॉपर्टी जिसके पास गई है उसे हम क्या बोलेंगे, परचेजर, ठीक है, उसे परचेजर कहेंगे। और परचेजर ये सब्सिक्वेंट है, ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफेरी है, ठीक है। पहला ट्रांसफेरी कौन है, बंधकदार, उसके पक्ष में पहले बंधक हुआ है। अब सेक्शन 48 कहेगा, अब सेक्शन 48 ये अप्लाई होने लगा है। सेक्शन 48 कहता है कि बंधकदार का हक पहला है समय के मुताबिक, चूंकि वो पहले है उस प्रॉपर्टी में। लेकिन बंधकदार की पोजीशन आप देखें, बंधकदार के पास 2 प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो सेल के ट्रांजैक्शन में कौन है, वेंडर है, विक्रेता है, उसी की वो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, 2 या उससे अधिक प्रॉपर्टीज हैं जो मॉर्टगेज हैं, और उसी की एक या अधिक प्रॉपर्टी उन्हीं प्रॉपर्टीज में से बेची गई है। ये पोजीशन है, यानी वेंडर और मॉर्टगेजर दोनों एक, ठीक है ना। जो मॉर्टगेजर है बंधकदार के लिए, मॉर्टगेजी के लिए जो मॉर्टगेजर है वही परचेजर के लिए वेंडर है। तो जो मॉर्टगेजर है इसके पास 2 प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टी या एक से अधिक प्रॉपर्टीज है कम से कम,
और उसका हित प्रॉपर्टीज में क्या है, बंधक धन की वसूली, बस इतना ही तो है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट परचेजर है, इसके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो इसे सेल के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। ये सही है, ये सही है कि सेल के परिणाम स्वरूप इसे जो प्रॉपर्टी दी गई ये ऑलरेडी मॉर्गेज थी, और किसके पास, मॉर्गेजर के पास। ये सही है। सेक्शन 48 ये भी कहती है कि समय में जो पहले है उसका हक पहला है। यानी हम कानूनन अगर सेक्शन 56 जैसा प्रिंसिपल ना हो तो हम मॉर्गेजर को सेक्शन 48 की मौजूदगी के कारण विवश नहीं कर सकते हैं कि वो अपने बंधक धन की वसूली उस प्रॉपर्टी से न करे जो विक्रय इस सब्सिक्वेंट परचेजर को कर दी गई। वो जिससे चाहे वसूली कर ले। भाई ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर सब्सिक्वेंट परचेजर के पास गई है, ये भी तो उसके पास मॉर्गेज है। और अगर सेक्शन 56 नहीं है, आप ऐसे कल्पना करें सेक्शन 56 नहीं है, तब तो सेक्शन 48 है, और सेक्शन 48 तो हक दे रहा है उसे कि उसका हक समय के दृष्टिकोण से, क्योंकि ठीक है पहला है, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले आया है, इसलिए उसे पहला हक है कि वो अपने बंधक धन की वसूली अपने पास मॉर्गेज सारी प्रॉपर्टीज में से जिससे चाहे कर ले। ये उसके पास हक है। लेकिन अगर काम ऐसे चल सकता है कि इसके हक की रक्षा भी हो जाए मॉर्गेजर के, और सब्सिक्वेंट परचेजर के हक की रक्षा भी हो जाए, तो बुराई क्या है, तो कठिनाई क्या है, दोनों के हक की रक्षा हो जाए, ठीक है, तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट लाया। मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट बस इसी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया कि नुकसान किसी को ना हो, किसी को ना हो। मॉर्गेजर के पास दो या अधिक प्रॉपर्टीज हैं, और वही प्रॉपर्टी में से एक इसको परचेजर को, जो सब्सिक्वेंट परचेजर है, जिसे हम सब्सिक्वेंट परचेजर कह रहे हैं, इसको बेच दिया गया है उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक को। लेकिन बंधकदार के पास तो और प्रॉपर्टी बची हुई है जो इसको बेची गई, उसके अलावा भी प्रॉपर्टी उसके पास बंधक है, तो वो अपना बंधक धन अगर वसूलना चाहता है तो उन प्रॉपर्टी से पहले वसूले। और अगर उन प्रॉपर्टी से वसूलने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, तो फिर सेक्शन 48 को लागू होना चाहिए। तो फिर उसे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय में वो पहले है। समय में तो वो पहले है, जब समय में वो पहले है तो उसे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हां, अगर उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही अपने बंधक धन की वसूली में, बची हुई प्रॉपर्टीज से जो उसे मॉर्गेज नहीं की गई, ठीक है, जो उसे मॉर्गेज नहीं की गई ये नहीं है, ठीक है, जो उसके पास मॉर्गेज तो है, लेकिन जो इस सब्सिक्वेंट परचेजर को नहीं बेची गई, अगर उन प्रॉपर्टी से उसके बंधक धन की पूर्ण वसूली हो सकती है, ठीक है, फुल रिकवरी वो हासिल कर सकता है उन प्रॉपर्टी से जो सब्सिक्वेंट परचेजर को नहीं बेची गई, तो समस्या क्या है, तो उनसे वसूल लेनी चाहिए, या प्रथमता इसे उसी प्रॉपर्टी से वसूलने का हक मिलना चाहिए जो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट परचेजर के पास नहीं है। क्योंकि अगर प्रथमता ये उनसे वसूलेगा और उसी वसूली से इसके बंधक धन की पूर्ण वसूली हो जाती है, तो सब्सिक्वेंट परचेजर उसे भी प्रॉपर्टी मिली रहेगी और इनके बंधक धन की वसूली ये भी हो जाएगी। और जहां तक सवाल है ट्रांसफेरर का, तो उन्होंने तो बंधक धन लिया ही है और इससे ठीक है प्रतिफल विक्रय के परिणाम स्वरूप ये प्राप्त ही किया है, तो उन्हें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। नुकसान तो इन लोगों में से किसी को हो सकता है, या तो मॉर्गेजर को या सब्सिक्वेंट परचेजर को। तो सब्सिक्वेंट परचेजर की रक्षा के लिए सेक्शन 48 की मौजूदगी होने के कारण मार्शलिंग जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया। और मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, इस सब्सिक्वेंट परचेजर को एक हक दिया कि अगर बंधकदार ठीक ढंग से काम नहीं करता,
ठीक ढंग से काम नहीं करता, यानी उसे नुकसान पहुंचाने पर अड़ जाता है, नुकसान पहुंचाने पर अड़ जाता है, मीनिंग देयर बाय वो ये तय करता है कि हम तो साहब सेक्शन 48 का फायदा लेंगे और हम तो सबसे पहले अपने बंधक धन की वसूली उसी प्रॉपर्टी से करेंगे जो इन्हें बेची गई है। तो ऐसा करने से ये सब्सिक्वेंट परचेजर उन्हें रोक देगा उस अधिकार के नाते जिसे क्रमबंधन का अधिकार कहा गया है और जो सेक्शन 56 द्वारा प्रदत्त है, उसके नाते ये सब्सिक्वेंट परचेजर रोक देगा। इसे ये हक होगा, इसे ये हक होगा, और हक होगा तो ये अपने हक का प्रवर्तन न्यायालय की प्रक्रिया से करा सकेगा, सीधी बात है। इसे ये हक होगा कि अगर बंधकदार न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करते हुए इस विकल्प का चयन नहीं करता है कि प्रथमतः वह अपने बंधक धन की वसूली उस प्रॉपर्टी से करेगा जो इस सब्सिक्वेंट परचेजर को बेची नहीं गई है, अगर वह इस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा तो यह सब्सिक्वेंट परचेजर इसे विवश कर सकेगा उस हक के नाते जिसे क्रमबंधन का अधिकार कहा गया है और जो सेक्शन 56 द्वारा प्रदत्त है। सब्सिक्वेंट परचेजर को ये इसे विवश कर सकेगा कि ये अपने बंधक धन की वसूली पहले उस प्रॉपर्टी से करे जो इसे बेची नहीं गई है, उस प्रॉपर्टी से करे पहले। हां, ये सब्सिक्वेंट परचेजर मोर्टगेजर या उन प्रॉपर्टीज में जो इसे बेची नहीं गई हैं प्रतिफलार्थ यानी विद कंसीडरेशन हक अर्जित करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथ ऐसा नहीं कर सकता, अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी इसे अपने इस अधिकार का प्रयोग जो इसे मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा है, इसका प्रयोग इस प्रकार करना है कि वे प्रॉपर्टीज जो इसे बेची नहीं गई हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति कोई हित अर्जित करता है और प्रतिफलार्थ अर्जित करता है यानी विद कंसिडरेशन अर्जित करता है तो उसके हक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस ढंग से ये अपने ठीक है मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का या मार्शलिंग के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता और न ही इस प्रकार कर सकता है कि उस बंधकदार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगर बंधकदार ठीक है या फिर उन प्रॉपर्टीज में जो इसे बेची नहीं गई हैं उनमें प्रतिफलार्थ कोई अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ये मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकता है, मार्शलिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो क्यों नहीं करना चाहिए? तब तो होना ही चाहिए। अगर मार्शलिंग के अधिकार का उपयोग करने से यानी इस सब्सिक्वेंट परचेजर को ये हक दे देने से कि ये बंधकदार को मजबूर कर सके कि वह अपने बंधक धन की वसूली उन प्रॉपर्टी से करे जो इसे बेची नहीं गई हैं और इस सारे काम से बंधकदार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ये भी ना पड़े, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऐसा किया ही जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक सूरत में नहीं किया जाना चाहिए कि बंधकदार इसके अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े या वे प्रॉपर्टी जो इसे बेची नहीं गई हैं सब्सिक्वेंट परचेजर को उनमें कोई बंधकदार के अलावा अन्य कोई व्यक्ति आता है और प्रतिफलार्थ हित ये अर्जित कर लेता है, ठीक है, तो उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो सेक्शन 48 का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, ठीक है, फिर तो उसे प्रमुखता मिलनी चाहिए, उसे वरीयता मिलनी चाहिए, इस सब्सिक्वेंट परचेजर को क्यों मिले? ठीक है, तो ये सामान्य सिद्धांत है कानून का और हमने आपसे कई बार चर्चा में कहा है कि जो आपका मन कहता है कानून उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता, कि कानून सिर्फ वही होता है जो कॉमन सेंस कहता है और इसीलिए आप कानून की दुनिया में कोई किताब पढ़ लें हर जगह यह लिखा होता सामान्य बुद्धि का मनुष्य, सामान्य बुद्धि का मनुष्य, मैन ऑफ जनरल प्रूडेंस, मैन ऑफ जनरल प्रूडेंस। उसे लिखने का कारण ही यही जो आपकी बुद्धि सोचती है सामान्य रूप से कि ऐसा होना चाहिए, बस वही कानून है। ये नेचुरल स्कूल के लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति जानता है कि क्या होना चाहिए। हां, ये ठीक है कि उसका स्वार्थ उसे वैसा करने से रोकता है,
इसलिए नेचुरल स्कूल के लोग एक टेक्निक भी बताते हैं, और वो टेक्निक क्या कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या विधि के अनुकूल है और क्या विधि के प्रतिकूल है, मानिए आप मंगल ग्रह पहुंच गए, या मंगल ग्रह पे मान लीजिए जीवन है, वहां का कोई प्राणी हिंदुस्तान में आ गया या पृथ्वी पर आ गया और उसे हिंदुस्तान का कानून नहीं मालूम, तो नेचुरल स्कूल के लोग एक तरीका बताते हैं। नेचुरल स्कूल के लोग कहते हैं कि साहब क्या करना चाहिए, आप अपने मन में सोचिए क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, जो होना चाहिए बस वही कानून होता है, और जो होना चाहिए बस वही कानून होता है, और आप ये जान लेंगे जो होना क्या होना चाहिए, लेकिन आप उसे इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्वार्थ ये आपको रोकेगा, और फिर आप 20 तरीके के बहाने बताएंगे बनाएंगे कि साहब हमें तो पता ही नहीं था कानून। नेचुरल स्कूल के लोग कहते हैं कि आप विधि विरुद्ध आचरण करने से बचना चाहते हैं तो आप वो करिए जो आपके दिल में आ रहा है कि ये होना चाहिए, बस वही करिए, वो कानून सम्मत है। आपको कानून पता है या नहीं पता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस सारे संव्यवहार में सोचिए कि एक मोर्टगेजर है जिसके पास 2 से अधिक प्रॉपर्टी, 2 या अधिक प्रॉपर्टी ये उपलब्ध है अपनी बंधक धन की वसूली के लिए। दूसरी ओर एक परचेजर है जो उन्हीं प्रॉपर्टीज का परचेजर है जो इसके पास बंधक है। तो अगर ऐसा ये कर ले मोर्टगेजर कि जो प्रॉपर्टी से बेची नहीं गई उससे पहले अपने बंधक धन की वसूली कर ले और इसे कोई दिक्कत ना आए, तो फिर आखिर इसे ये अनुमति क्यों दी जाए कि नहीं हम तो उसी प्रॉपर्टी से वसूली करेंगे जो इसे बेची गई है। अरे भाई आपको बंधक धन तो चाहिए, वो अपना अन्य प्रॉपर्टी से मिल सकता है, वहां से वसूल लो। आपके काम का उद्देश्य बंधक धन की वसूली है, इससे नुकसान पहुंचाना, क्या उद्देश्य है? अगर बंधक धन की वसूली ये उद्देश्य है तो आपके पास अन्य प्रॉपर्टीज हैं तो उनसे वसूल लीजिए। हां, अगर आपको वसूलने में कठिनाई आ रही है, यानी आपके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा, प्रतिकूल प्रभाव इसे समझ लीजिए। प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मतलब यही नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज उसके पास उपलब्ध हैं, यानी जो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट परचेजर को नहीं बेची गई हैं, उनसे बंधक धन की वसूली हो ही नहीं सकती, यानी वे कम मूल्य की है, ऐसा ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं। मान लीजिए वो ज्यादा मूल्य के लेकिन मुकदमेबाजी में ग्रस्त है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज पर 5 लोग क्लेम कर रहे हैं, जबकि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसे जो प्रॉपर्टी बेची गई उस पर 5 लोगों को क्लेम नहीं है, वो निर्विवाद रूप से, ठीक है, उसी व्यक्ति की है जो इस सब्सिक्वेंट परचेजर के लिए वेंडर है और उसके लिए बंधक करता है, उसी के, निर्विवाद रूप से उसी के। तो डेफिनेटली अगर वो अन्य प्रॉपर्टी से अपने बंधक धन की वसूली करना चाहेगा तो वो मुकदमेबाजी में फंसेगा। क्यों? क्योंकि वहां 5 लोग क्लेम कर रहे हैं, भले ही इसके बंधक धन की वसूली वहां आसानी से हो सकती है, इतनी कीमती है वो प्रॉपर्टी, लेकिन चूंकि वहां क्लेम ज्यादा है, ठीक है, क्लेम वहां ज्यादा है, तो अगर ये वहां वसूली करने की कोशिश करेगा तो भले ही बाद में इसे वसूली हो भी जाए, लेकिन फिर भी मुकदमेबाजी का सामना तो इसे करना पड़ेगा। तो तब भी इसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट इसके अधिकारों पर आ रहा है, ये बात कही जा सकती है। तो ऐसी दशा में भी हम इससे अपेक्षा नहीं करेंगे कि साहब ये उन बंधक, ठीक है, प्रॉपर्टीज से अपना बंधक धन वसूले जो सब्सिक्वेंट परचेजर को नहीं बेची गई, तब भी हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तब तो सब्सिक्वेंट परचेजर को जो प्रॉपर्टी बेची गई उसे छोड़कर प्रथमतः इसे अन्य प्रॉपर्टी से ही अपनी बंधक धन की वसूली करनी चाहिए। सब्सिक्वेंट परचेजर उनसे ना हो पाए तो सब्सिक्वेंट परचेजर से भी करो, लेकिन प्रथमता ये यहां क्यों करे? और अगर ये ऐसा करता है तो सब्सिक्वेंट परचेजर को न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के मुताबिक ये हक होना चाहिए कि ये इसे रोक दे। बस यही प्रिंसिपल कहां मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट में रखा गया है। क्या कहता है आप देखें
क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी, दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, यानी इस संव्यवहार में उसने बंधक रख दिया, वो खुद मोर्टगेजर बन गया, दूसरा मोर्टगेजी बन गया, और उसके पास इसने अपनी एक या अधिक संपत्ति को बंधक रख दिया। और फिर उन संपत्तियों में से उन शब्द किसके लिए आ रहा, वे संपत्तियां जो बंधक रख दी गई उनके लिए आ रहा है। फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। अब इसने एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफर कर दिया, पहला ट्रांसफर मॉर्गेज की फॉर्म में किया और एक या अधिक प्रॉपर्टीज को बंधक कर दिया, और फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज में से जो मॉर्गेज की गई एक या अधिक को एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के माध्यम से बेच दिया। ठीक है, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, अभी इन शब्दों को छोड़ दें, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्रेता उक्त बंधक ऋण को उसे न बेची गई, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्रेता किसमें होगा, सेकंड ट्रांजैक्शन में होगा, क्योंकि बेची तो सेकंड ट्रांजैक्शन में गई ना। तो क्रेता, ठीक है, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्रेता उक्त बंधक ऋण को यानी जो फर्स्ट व्यवहार में, यानी मॉर्गेज के व्यवहार में जो बंधक ऋण लिया गया था, तो उक्त बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों में से जहां तक कि उससे या उनकी तुष्टि हो सकती है, तुष्टि कराने का हकदार है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे बंधकदार के या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के या उक्त संपत्तियों में से किसी में प्रतिफलार्थ, विदाउट कंसिडरेशन नहीं, हित अर्जित करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी तब अगर यह किया गया, वही ड्राफ्टिंग की वही टेक्निक आई है, ड्राफ्टिंग की वही टेक्निक इस्तेमाल की गई है जो टीपीए में हर सेक्शन में इस्तेमाल हुई है। पहले उसने सिचुएशन बताई कि मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट किन सिचुएशंस में लागू होगा। उसने कहा कि सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी है, अब वो अपनी एक या अधिक संपत्ति को एक के पास बंधक कर देता है। सिचुएशन बता रहा है कि मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट किस सिचुएशन में लागू होगा, बंधक कर देता, और फिर उन्हीं संपत्तियों में से जो उसने बंधक की है एक या अधिक को बेच देता है। अब कानून का नियम आना शुरू हुआ। ये उसने सिचुएशन बताई कि ये अगर पोजीशन है तो फिर क्या होगा कि तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में या तो पक्षकार कुछ संविदा कर लें ऐसी कि नहीं साहब, क्रमबंधन का जो अधिकार है ये लागू ही नहीं होगा। और संविदाएं आप जानते हैं इंप्लाइड होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, यानी विवक्षित होती हैं, और आपका अभिव्यक्त होती हैं। विवक्षित को अंग्रेजी में इंप्लाइड कहते हैं। लिखित होती हैं, मौखिक होती हैं। ठीक है, तो संविदा चाहे जैसी हो, लेकिन अगर उन्होंने पक्षकारों ने परस्पर संविदा कर ली तब तो मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा। लेकिन अगर पक्षकारों में कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है जो मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट को लागू करने के खिलाफ हो, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है जो मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट को लागू न करता हो या लागू करने से रोकता हो, तो फिर क्या होगा, तो मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट लागू होगा। और मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वह इन शब्दों के बाद लिखा गया है सेक्शन में, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में। इसके बाद जो विधि का नियम है मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट के रूप में, वो सेक्शन में वर्णित हुआ है। और वो सेक्शन का नियम क्या कहता है, कानून का नियम क्या कहता है कि तो क्रेता को यह हक होगा, क्रेता इस बात का हकदार है, ये कह रहा ना, तो इसका मतलब हक होगा, तभी तो हकदार है। तो क्रेता इस बात का हकदार है कि वह प्रथमतः बंधकदार को विवश करे कि वो अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से करे, प्रथमतः उन संपत्तियों से करे जो उसे बेची नहीं गई हैं, प्रथमतः उनसे करे। अगर उसकी पूरी वसूली अन्य संपत्तियों से हो जाती है तो वो उस संपत्ति से वसूली न करे जो उसे बेची गई है। और अगर मानो पूरी वसूली उन संपत्तियों से नहीं हो सकती बंधक धन की, तो जहां तक हो सकती है वहां तक करे उन संपत्तियों से। और अगर नहीं ही हो सकती है, कतई नहीं हो सकती, यानी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आगे जो लाइनें लिखी हैं वो कहती हैं किंतु इस अधिकार का प्रयोग इस पार्षिक
जो क्रेता है इसके द्वारा इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि बंधकदार या उन संपत्तियों में प्रतिफलन कोई अधिकार अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस प्रकार इस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बाद में लिखा है ना। इसलिए बंधकदार ये नहीं कह सकता कि क्रेता ये नहीं कह सकता कि बंधकदार को अगर कोई समस्या है उन प्रॉपर्टीज से अपने बंधक धन की वसूली करने में, जो प्रॉपर्टीज इस क्रेता को नहीं बेची गई, तो फिर बंधकदार अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन क्रेता अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर बंधकदार को कोई समस्या नहीं है उन प्रॉपर्टीज से अपने बंधक धन की वसूली करने में, तो क्रेता इस बात का हकदार है, कि वह बंधकदार को विवश कर दे कि बंधकदार प्रथमतः, ठीक है, अपने ऋण की वसूली उन संपत्तियों से करे जो इसे बेची नहीं गई है। बड़ा आसान प्रिंसिपल है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप बेयर सामने नहीं रखेंगे, चीजों को ठीक से नहीं समझेंगे, पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे, पूरे संदर्भ में नहीं समझेंगे, बातें स्पष्ट नहीं होंगी। और इसीलिए, और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने तो जितने एडजस्ट दिए हैं हर बार कहीं ना कहीं ये आया है, हर बार कहीं ना कहीं आया है, और प्रॉब्लम के तौर पे आता है। वो प्रॉब्लम के तौर पे जब आएगा तब दिक्कत होती है, ठीक है, तब समस्या होती, बात समझ में नहीं आती। हां, ये जरूर कहा उन्होंने कि पार्षिक क्रेता इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगा कि बंधकदार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या वो संपत्तियां जो इसे बेची नहीं गई हैं उनमें कोई व्यक्ति प्रतिफलार्थ विद कंसिडरेशन अगर कोई हक अर्जित करता है तो उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस प्रकार से नहीं कर सकता। तो उसी के हक, ठीक है, प्रीवेल करेंगे, वो पहले लेगा, बाद में इन्हें मिलेगा, क्योंकि आपने ऑब्लिगेशन के अधीन प्रॉपर्टी ली है। अच्छा, अब अगर पोजीशन यह हो, जैसे सिचुएशन क्या हुआ, मिस्टर ए ने अपनी 2 प्रॉपर्टीज पहले मिस्टर बी के पास बंधक की और फिर उनमें से एक को उठाकर सी को बेच दिया, तो सी पार्षिक क्रेता है, और सी पार्षिक क्रेता होने के नाते, ठीक है, आपको बी को विवश कर सकता है कि वो अपने बंधक धन की वसूली प्रथमतः उस प्रॉपर्टी से करे जो उसे बेची नहीं गई है, यानी दूसरी वाली से करे, न हो पाए या कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो वो इस प्रॉपर्टी से करे जो इसने खरीदी है। लेकिन अगर ए के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ए के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसने दोनों प्रॉपर्टी बी के पास बंधक कर दी, और फिर जो बंधक प्रॉपर्टीज हैं 2 है ना, उनमें से एक सी को बेची, एक डी को बेची, ठीक है, दोनों बेच दी। जो ऑलरेडी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो दोनों बेच दी है उसने। क्या किया, इन्हें 2 प्रॉपर्टीज अपनी बंधक की, जो 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज बंधक की, और जो प्रॉपर्टीज उसने बंधक की उन सारी प्रॉपर्टीज में से सारी प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों को बेच दी, अलग अलग लोगों को। यानी ए के पास 2 प्रॉपर्टी थी, उसने दोनों प्रॉपर्टी उठाई, बी के पास बंधक कर दी, और बी के पास बंधक करने के बाद उन दोनों प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया, एक प्रॉपर्टी को डी को बेच दिया। अब सी अगर क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करे, क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करे, मार्शलिंग के हक का प्रयोग करे, तो पोजीशन क्या होगी कि वो बी को विवश कर सकेगा कि वो उन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, पहले बेचे अपने बंधक धन की वसूली के लिए जो उसे बेची नहीं गई। यही तो मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट है, यही तो मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट से हक मिलेगा किसको, सी को, ठीक है, यही हक तो मिलने वाला है। लेकिन अगर सी मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करे तो डी के अधिकार पर विपरीत असर जाता है, क्योंकि उसने एक प्रॉपर्टी तो सी को बेच दी मॉर्गेज, और एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी डी को बेच दी।
तो अगर सी ने प्रतिफलार्थ मॉर्गेज प्रॉपर्टी में हक अर्जित किया है तो डी ने भी तो प्रतिफलार्थ हक अर्जित किया है, ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी में। और साम्य ये तो नहीं कहती कि इनसे लो लेकिन इनसे छीन लो, ये तो नहीं कहती। साम्य तो कहती सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब ए इसने क्या किया, इसकी दो प्रॉपर्टी थी, इसने बी को उठाई मॉर्गेज कर दी, और दो प्रॉपर्टी थी, बी को मॉर्गेज की और उनमें से एक सी को बेच दी, एक डी को बेच दी। अब सी अगर मार्शलिंग के अधिकार का प्रयोग करे तो डी का नुकसान हो जाता है, क्योंकि सी मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेगा तो बी को विवश कर सकेगा कि वो उन प्रॉपर्टी से पहले बंधक धन की वसूली करे जो इसे बेची नहीं गई। तो जो इसे बेची नहीं गई वो डी की प्रॉपर्टी भी है, जो इसे बेची नहीं गई वो प्रॉपर्टी कौन सी है, डी की है। एक इसे बेची गई, एक डी को बेची गई है, और अगर ये मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेगा, बी को बंधक धन तो मिलना ही है, ये तो सीधी बात है, क्योंकि वो पहले है, वो तो पहले है, उसे तो बंधक धन की वसूली वो तो कर ही सकता है, निर्विवाद है। विवाद इस बात पर है कि वो दो प्रॉपर्टी जो उसके पास मॉर्गेज है उनमें से किससे करे, विवाद इस पर है। तो अगर सी को मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने के लिए हम इजाजत दे दें तो पोजीशन क्या होगी, डी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी तो डी के पास है, और डी को अगर मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने का हक दे दें तो सी को नुकसान हो जाता है। तो यहां पर मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहां मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं होगा। यहां जिस सिद्धांत का प्रयोग होगा उसे हम लोग आगे देखेंगे, वो सेक्शन 82 में है, वहां सेक्शन 82 में इस समस्या का समाधान हम लोग देखेंगे। वहां दोनों प्रॉपर्टीज ए के मॉर्गेज जो धन है, उसका जो बंधक धन है, उसकी वसूली के लिए अभिदाय कंट्रीब्यूशन दोनों प्रॉपर्टीज करेंगी, सी भी करेगा डी भी करेगा। वो कैसे आएगा वो आगे की बात है, सेक्शन 82। लेकिन आप यहां समझ लेंगे, क्योंकि सेक्शन में क्या लिखा है कि पाक्षिक क्रेता अपने क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि बंधकदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रतिफलार्थ उन संपत्तियों में से किसी में हक अर्जित किया, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर पड़े, ऐसे नहीं कर सकता अपने। तो अगर सी पाक्षिक क्रेता के तौर पर क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करेगा तो डी जिसने प्रतिफलार्थ हक अर्जित किया है संपत्ति, उसके अधिकारों पर प्रतिकूल असर यह आएगा, एडवर्स इफेक्ट यह आएगा। अगर डी पाक्षिक क्रेता के तौर पर मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें तो सी जिसने मॉर्गेज प्रॉपर्टीज में प्रतिफलार्थ हक अर्जित किया है, उसके अधिकारों पर प्रतिकूल असर यह आएगा। इसलिए दोनों में से कोई, दोनों में से एक भी मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करेगा। यहां मार्शलिंग का कोई अधिकार न सी को होगा न डी को होगा, बल्कि दोनों कंट्रीब्यूशन करेंगे। और वो कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, जब सेक्शन 82 पर हम लोग पहुंचेंगे तब बात होगी। ठीक, कोई समस्या ये नहीं होनी चाहिए मार्शलिंग में, ठीक है, बात पूरी क्लियर है एकदम। अच्छा, एक चीज बस और समझ लेंगे, वो एक चीज क्या है कि हम ये मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट दो बातों के अधीन है। एक तो पक्षकार तथ्य प्रतिकूल संविदा करके, यानी विपरीत संविदा करके मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट को विफल ये कर सकते हैं, पक्षकार परस्पर संविदा कर सकते हैं, या उनके आचरण से ये, ठीक है, जाना जा सकता है, माना जा सकता है, यानी विवेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट आचरण से दिखाई दे रहा होता है उसी को इंप्लॉइड कॉन्टेक्ट कहा जाता है, जो आचरण से दर्शित है। क्योंकि आप सब कुछ बोलकर थोड़ी करते हैं, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं उससे यह दर्शित है कि आप वही करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंप्लाइड कॉन्टेक्ट या एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट पक्षकारों के बीच इस प्रकार का दिखाई देता है कि वे मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट को लागू नहीं करना चाहते, तो फिर मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, तब मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। यानी फिर पाक्षिक क्रेता इस बात का हकदार नहीं बचेगा कि वो बंधकदार को विवश कर सके कि वह प्रथमतः अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से करे जो उसे बेची नहीं गई है। यही मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी बात जो मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखनी चाहिए कि यह सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है, इसमें सूचना का कोई महत्व नहीं है।
यदि बंधकदार को पार्श्विक क्रेता के क्रमबंधन के अधिकार की सूचना थी या नहीं, किसी तृतीय पक्षकार को क्रमबंधन के अधिकार की हक सूचना थी या नहीं, पार्श्विक क्रेता के, इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टीपीए में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो सूचना के अधिकार के अधीन है, सूचना के अधिकार के नहीं, सूचना पर आधारित है। हर जगह लिखा होता है कि किंतु यह बात सप्रतिफल ऐसे अंतर्गति के अधिकारों का ह्रास नहीं करेगी जिसे इस अधिकार की कोई सूचना न रही हो। इस ढंग के शब्दों का प्रयोग हमने टीपीए में देखा है। तो ये शब्द चूंकि सेक्शन 56 के भाग नहीं है, इसलिए क्रमबंधन का अधिकार सूचना के अधीन नहीं है। किसी को क्रमबंधन के अधिकार की सूचना रही है या नहीं रही है, इससे कोई मतलब हल नहीं होता। क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। यह मार्शलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मार्शलिंग एक प्रकार का हक है जो साम्य पर आधारित है, और ये किसे प्राप्त है? पार्श्विक क्रेता को प्राप्त है। और पार्श्विक क्रेता इसका प्रयोग किसके विरुद्ध करता है? उस बंधकदार के विरुद्ध करता है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी का बंधक है, ठीक है, जिनमें से एक इसे बेची गई है। और इस अधिकार के प्रयोग के नाते ये पार्श्विक क्रेता उसे विवश कर सकता है कि वह अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से प्रथमता करे जो इसे बेची नहीं गई हैं, ताकि उसके अधिकार की रक्षा भी हो और इसके अधिकार की रक्षा भी हो। किंतु पार्श्विक क्रेता इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगा कि बंधकदार या कोई ऐसा व्यक्ति जो उन संपत्तियों में जो इसे बेची नहीं गई, अगर विद कंसिडरेशन प्रतिफलार्थ कोई हित अर्जित करे तो उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर हो। ये मार्शलिंग का पूरा टोटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यही मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट 81 में भी है, लेकिन वहां जब पहुंचेंगे तब दोबारा चर्चा कर लेंगे। लेकिन मूल बात यही है मार्शलिंग की। ठीक है, जो मार्शलिंग 56 में है, यही मार्शलिंग 81 में है। लेकिन वहां चूंकि बंधकों का क्रमबंधन है, वहां दूसरे ढंग की, वहां सिक्योरिटीज का क्रमबंधन है। वो जब 81 पे पहुंचेंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है।